दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल एक बहुत बड़ा मेगा टेंडर को जारी किया गया है, जो कि करीबन 40, 60 या 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेके है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टेंडर है इसका वैल्यू कई बिलियन डॉलर तक हो सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से इस टेंडर को हासिल करने के लिए दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से अपना प्रयास शुरू कर दिया गया है। पर दोस्तों इस प्रयास में अब भारत के जो स्वदेशी एरोस्पेस कंपनी मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी एमटीए टेंडर को लेकर अपना कमर कस लिया गया है। और अब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमटीए टेंडर को लेकर ज्वाइंट कोलैबोरेशन के प्लान को एक्सप्लोर कर रहा है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के एमटीए मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर को देखते हुए अपने खुद के स्वदेशी ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर प्रयास ही नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ विदेशी और नामी कंपनियों के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहता है, ताकि इस टेंडर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और भारत को मॉडर्नाइज करने का जो प्रोसेस है उसे आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों एमटीए टेंडर को लेके कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से ये बयान दिया गया था कि इस टेंडर का जो मकसद है वो इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के बेड़े को मजबूत करना भी है। और इस टेंडर के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के पुराने हो चुके एंटोनोव AN-32 और इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को साल 2035 के बाद से रिप्लेस करेगा। और दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से इतना बड़ा टेंडर जारी किया गया। और इस टेंडर के वैल्यू को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े कंपनी खास करके अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के द्वारा अपने C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है। और यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस कंपनी के द्वारा अपने एयरबस A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है। और ये तीनों कंपनी ही भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए अपने एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन कंपनियों के द्वारा भारत के कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ बातचीत भी किया जा रहा है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को भारत में अंजाम देने के साथ साथ भारत के जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे भी मजबूत किया जा सके और साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों में कुछ भारतीय कंपोनेंटों का भी उपयोग किया जा सके। अब दोस्तों इन तीनों कंपनियों के द्वारा जहां पे भारत के अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ बातचीत किया जा रहा है, तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस टेंडर में अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहता है। पर फिलहाल दोस्तों इतने कम समय के अंदर अपना खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करना काफी चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन को लेकर भी तैयारी कर रहा है। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक ऑप्शन साउथ कोरिया के कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री भी है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से MCX नामक एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि 30 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री भी इन एयरक्राफ्टों के पार्टनर का तलाश कर रहा है। और ऐसे में अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में जुड़ता है तो भारत और कोरिया दोनों के लिए ही ये विन विन सिचुएशन होगा। और इससे कोलैबोरेशन के अंतर्गत एक एयरक्राफ्टों को डेवलप करने से एयरक्राफ्टों में भारत का भागीदारी भी होगा और भारत के कंपोनेंटों के साथ साथ एयरक्राफ्टों में भारत के टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। वहीं पे दूसरे ऑप्शन के रूप में रशियन इल्यूजन 276 जैसे एयरक्राफ्ट भी है, जो एक समय तक भारत के साथ मिलकर ही रशिया डेवलप कर रहा था, लेकिन भारत कुछ कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल कर लिया और फिर से संभावनाएं बढ़ रहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़े। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही भारत का वो कंपनी होगा जो कि इस प्रोजेक्ट में रशिया के साथ मिलकर फिर से काम को शुरू करेगा। और दोस्तों इन ट्रेडिशनल पार्टनरों से अलग हट के अगर और एक ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने जापानीज कंपनी के C2 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो कि मित्सुबिशी जैसे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो C2 एयरक्राफ्ट है ये करीब करीब 40 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। और अगर भारत जापान के साथ कोलैबोरेट करता है तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक नया ऑप्शन बन सकता है, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड C2 जैसे एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में बना सकता है। फिलहाल दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में अगर देखा जाए तो अब तक भारत के सामने जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर आया है उनमें एयरबस के A400M एटलस एयरक्राफ्ट ही सबसे हैवी पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है। तो वहीं पे C2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एटलस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी करीब करीब 3 टन अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है। ऊपर से दोस्तों C2 एयरक्राफ्ट 2 इंजन मतलब 2 टर्बोफैन इंजनों से लैस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि लंबे दूरी तक उड़ान भी भर सकता है। और दोस्तों जापान के टेक्नोलॉजी के ऊपर डाउट करना भी गलत होगा, क्योंकि इस तरीके के टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में जापान दुनिया में काफी आगे है और हाल ही में जापान की तरफ से यह भी इशारा दिया गया है कि जापान भारत के साथ कई तरीके के मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है, जो कि एक समय तक जापान के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि जापान के कुछ नियमों के कारण जापान अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देश को दे नहीं सकता था। पर अब उन नियमों को ही खाली बदला नहीं गया है, बल्कि जापान अपने हथियार को बेचने के लिए भी तैयार हो चुका है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जापान की तरफ से ऑलरेडी भारत के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर अपना इंटरेस्ट भी जताया जा चुका है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेकर कोलैबोरेशन का संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात के कंपनी मतलब यूएई की कंपनी एज ग्रुप के तरफ से अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट को लेकर भारत के कोलैबोरेशन को लेकर संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। बेसिकली एज ग्रुप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप चाहता है ताकि ड्रोनों को एकत्रित रूप में डेवलप किया जा सके। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूएई के कंपनी एज ग्रुप फिलहाल भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को डेवलप करने को लेकर डिस्कशन कर रहा है, जो कि दोनों देशों के ही बेड़े में उपयोग किया जा सके। और दोस्तों अगर यह डिस्कशन किसी फल का रूप लेता है तो इससे दोनों देशों को ही फायदा होगा। फिलहाल भारत को भी अनमैन एरियल व्हीकलों का काफी अधिक आवश्यकता है और भारत की तरफ से भी ऐसे ड्रोनों को बनाने को लेकर अपना काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ यूएई भी हथियारों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहता है। और दोस्तों अगर दोनों देश एकत्रित हो जाता है तो अपने अपने टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस और साथ ही साथ नॉलेज को शेयर करते हुए एक बेहतरीन प्रोडक्ट को बना सकेगा। और दोस्तों कुछ सोर्सेस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि यूएई के जो एज ग्रुप है वो असल में भारत के साथ मिलकर रिच एस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट को डेवलप करना है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिच एस अनमैन एरियल व्हीकल है ये एक फिक्स्ड विंग ऐसा ड्रोन है जो कि काफी इंप्रेसिव कैपेबिलिटी के साथ है। बेसिकली ये 600 किलोग्राम टेक ऑफ वेट वाला एक ऐसा ड्रोन है जो कि 120 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और 19,000 फीट के ऊंचाई में उड़ान भर सकता है, और वो भी 80 नॉट के क्रूजर स्पीड में। बेसिकली इस ड्रोन का जो विंग स्पैन है वो 12 मीटर है और ये 200 किलोमीटर के कम्युनिकेशन रेंज में काम कर सकता है। रिच एस ड्रोन को रिकॉनेसेंस मिशन और कई तरीके के अन्य मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ड्रोन करीब करीब 24 घंटा तक लगातार उड़ान भरने का क्षमता रखता है। पर दोस्तों रिच एस जैसे ड्रोनों का भारत में आने का जो संभावनाएं है उसमें सबसे बड़ा जो वादा है वो है भारत के स्वदेशी आर्चर एनजी ड्रोन का। आप लोगों को पता ही होगा कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट में भारत को एक सेटबैक मिलने के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपना जो फोकस है उसे आर्चर एनजी जैसे ड्रोनों की तरफ संपूर्ण रूप से केंद्रित किया जा चुका है, जो कि एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ऐसा ड्रोन है जो कि हमला भी कर सकेगा। और रिपोर्टों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आर्चर एनजी ड्रोनों को डेवलप करने के लिए अपना कमर कस लिया है और ऐसे में रिच एस जैसे ड्रोन अगर भारत में आता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन ड्रोनों के को डेवलपमेंट को लेकर कोलैबोरेशन करना काफी रिस्की हो जाएगा, जो कि आर्चर एनजी ड्रोनों के डेवलपमेंट के ऊपर भी असर डाल सकता है। हालांकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे ड्रोनों के डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन करने पे भारत के आर्चर एनजी जैसे ड्रोनों के डेवलपमेंट को भी दूसरी तरफ आसान किया जा सकता है। पर अगर यूएई के साथ कोलैबोरेशन होता है तो नो डाउट इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्म फोर्सेस को कुछ ड्रोन खरीदना पड़ेगा, जिससे कि भारत के खुद के स्वदेशी ड्रोनों के जो डिमांड है वो थोड़ा कमेगा। वहीं पे दोस्तों अगर यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश के साथ हथियारों को लेकर भारत का कोलैबोरेशन बढ़ता है तो इससे भारत को और भी कई तरीके से मदद मिल सकता है, जिनमें की मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर भारत अपने पकड़ को मजबूत कर सकेगा और अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेगा। और इवन दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि इसी काम के लिए भारत की तरफ से एज ग्रुप के जो स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च म्यूनिशन है उसे भी तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया गया है और एज ग्रुप की तरफ से इसके बाद अपने इन म्यूनिशनों को भारत में प्रोड्यूस करने को लेकर भी अनुमति दे दिया गया है, जिसके बाद की यूएई के ये हथियार भारत में बनना भी शुरू होगा। और यूएई के हथियार अगर तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में लगता है तो नो डाउट तेजस एयरक्राफ्टों का जो डिमांड है वो मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर खास करके इजिप्ट और सऊदी अरबिया और यूएई के अंदर बढ़ेगा। हालांकि भारत लंबे समय से मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर प्रयास कर रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कुछ मिडिल ईस्ट के देश के तरफ से भारत के हथियार खास करके भारत के मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और एमुनेशन और आर्टिलरियों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा चुका है और शायद जल्द ही भारत को मिडिल ईस्ट के किसी एक देश से हथियारों को लेकर एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिले। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को एज ग्रुप के साथ ऐसे ड्रोनों के डेवलपमेंट को लेकर कोलैबोरेशन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।